Good morning, my dear students. In fact, it is good evening today as I'm shooting. ये जो वीडियो है ये हेनरी फेवल का सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 7 प्रिंसिपल को कंप्लीट कर लिया था. 7 प्रिंसिपल्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. आज हम लोग बात करेंगे जो बाकी बचे हुए प्रिंसिपल हैं 14 में 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, उसके बारे में बात करेंगे. तो 8वां जो प्रिंसिपल है वो है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझें कि हम लोग के सेंट्रलाइजेशन होता क्या है. एकदम सिंपल समझो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने का राइट, निर्णय लेने का अधिकार अगर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में हो, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सारा डिसीजन वही लोग ले. लोअर लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन लेने का कोई राइट नहीं हो, वो सिर्फ डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं. मीन्स सारा राइट किसके पास होगा? टॉप लेवल के पास. तो इफ the right of taking decision is reserved only at the top level of management, it is called centralization. Understood? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारा डिसीजन अगर लेते हैं, कुछ ही लोगों के हाथ में ये राइट होती है, तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. अंडरस्टूड? और इसका जो बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने का राइट टॉप लेवल ने मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक बांट दिया हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, तो इसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. अंडरस्टूड? अब ये समझो कि जो सेंट्रलाइजेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, किस तरह से इसको हम लोग परिभाषित करेंगे. तो भी आप जो डेफिनेशन है उसको आप लिख सकते हैं. यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन आ रहा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का. सेंट्रलाइजेशन, when all decision making right is in the hand of top level management, it is called centralization. Lower level only follows the order received from the top level. जो लोअर लेवल है वो केवल डिसीजंस को फॉलो करेगा, उसका पालन करेगा, उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा. करेक्ट? डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा. अब हम लोग देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का जो डेफिनेशन है. When lower level management enjoys decision making right, it is called decentralization. मतलब जो बंदे, जो मैनेजर्स नीचे लेवल पे काम करते हैं, उनको भी डिसीजन लेने का अगर राइट हो तो उसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे. यस, डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. अब हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. आप इस दो डायग्राम को देखेंगे. राइट? लेफ्ट साइड में सेंट्रलाइजेशन है और राइट साइड में डिसेंट्रलाइजेशन. डायग्राम में जो लेफ्ट साइड है उसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ मैनेजर इन द मिडिल, जो बिल्कुल टॉप और सेंटर पे खड़ा है, और उसके चारों तरफ सारे एम्प्लॉय. वो सारे एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सारा पावर उसी के पास है. बाकी सारे लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएंगे, सिर्फ एग्जीक्यूशन करेंगे. तो इसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो उसमें एक आदमी, एक मैनेजर जैसे कि सोल प्रोप्राइटर होते हैं, वो सारी चीजों को अपने से हैंडल कर सकता है. तो सेंट्रलाइजेशन जनरली ऐसी जगह पे होता है जब ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस छोटा हो एंड वन पर्सन इज एनफ टू हैंडल ऑल बिजनेस. राइट? तो ये हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन. राइट? अब हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की. इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं हर आदमी एक एक सर्कल में खड़ा है, सबका अपना एरिया है. ऐसा नहीं कि सब जो है एक ही तरफ देख रहे हैं, सब अपने अपने जगह पे खड़े हैं, सबका स्पेस बना हुआ है, वो अपने अपने डिसीजंस ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से. तो जब अथॉरिटी को, डिसीजन मेकिंग राइट को बांट दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे. तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे. कुछ पॉइंट सामने, इनको आप देख लें और जल्दी से नोट डाउन भी कर लेंगे. सेंट्रलाइजेशन में कहता है ऑल पावर इन वन हैंड. सारा पावर जो है एक ही हाथ में होता है. ठीक है. और जो सेकंड पॉइंट कहता है वो है क्विक डिसीजन. चूंकि सारा निर्णय एक ही आदमी को लेना है तो डिसीजन जो है वो फास्ट होगा, क्विक डिसीजन होगा. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन थोड़ा लेट हो सकता है. पॉइंट नंबर 3 है स्ट्रिक्ट कंट्रोल. स्ट्रिक्ट कंट्रोल का मतलब क्या हो? एक ही आदमी सारी चीजों को नियंत्रित करता है तो कंट्रोल जो है वो स्ट्रिक्ट होगा, ढिलाई नहीं होगी. आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि राष्ट्रपति शासन अगर लग जाए, कर्फ्यू अगर लग जाए, तो क्या होता है? कंट्रोल बहुत कड़ा हो जाता है कि सारा पावर राष्ट्रपति के पास चला आता है ना.
तो कंट्रोल जो है वो स्ट्रिक्ट है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, यूजफुल फेयर सीक्रेसी इज इंपॉर्टेंट। सीक्रेसी समझते हैं, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो सीक्रेट ऑपरेशंस करता है, जैसे डिफेंस में आप जॉब करते हैं, रिसर्च वाला काम करते हैं, जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम लोग सीक्रेसी कहते हैं। तो सीक्रेसी अगर आपको मेंटेन करना है तो सेंट्रलाइजेशन बढ़िया होता है। अब हम लोग आते हैं सबऑर्डिनेट्स ओनली फॉलो ऑर्डर्स। पॉइंट नंबर 5, सेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स जूनियर को बोलते हैं ओनली फॉलो ऑर्डर्स, ये केवल ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, इनके पास डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6, सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने कहा सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, उसमें क्या एक दो लोग मिलकर के बिजनेस को चला सकते हैं, क्योंकि बिजनेस छोटा है। बात समझ रहे हैं? अब इसी का कंपैरिजन हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन से करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन में पॉइंट नंबर 1 कहता है अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड। अथॉरिटी को मैंने पहले बताया था, डिसीजन लेने का जो राइट होता है उसको हम लोग अथॉरिटी कहते हैं। तो अथॉरिटी जो है मैनेजमेंट बांट देती है, नीचे के लेवल तक अथॉरिटी को बांट दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे, डिसीजन इन रियल टाइम। डिसीजन इन रियल टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे आप समझो डेप्यूटी मैनेजर है, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, तो डेप्यूटी मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को कहा कि तुम डिसीजन ले सकते हो। तो अब जब भी प्रॉब्लम आएगी तो वो अपना डिसीजन ले सकता है, उसको दोबारा वापस किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि सबको डिसीजन लेने का अधिकार है तो डिसीजन रियल टाइम में हो जाता है, हालांकि कभी कभी जो है लेट भी हो सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, सबऑर्डिनेट्स हैव पावर। सबऑर्डिनेट्स को पावर मिलता है, जूनियर्स के पास भी पावर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, यूजफुल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने कहा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अकेला आदमी हैंडल नहीं कर पाएगा, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, ज्यादा सही माना जाता है। पॉइंट नंबर 5 है मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल। रिसोर्स जो है जैसे मैनेजर्स को जब राइट मिल जाती है तो वो उसका मिस यूज भी कर सकते हैं। जैसे किसी मैनेजर को बोला गया कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्टेशनरी को यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है वो स्टेशनरी का पर्सनल यूज करने लगे, जिसको नहीं करना चाहिए। तो ये होता है हमारा जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इसमें भी आप देखेंगे जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो यूजफुल होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, मगर मिसयूज भी पॉसिबल है। और पॉइंट नंबर 6 कहता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, चूंकि अधिकार नीचे तक बांट दिया गया है इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉल में। पॉइंट नंबर 9 है स्केलर चेन। व्हाट इज स्केलर चेन? तो स्केलर चेन को समझने के लिए यहाँ पे जो मैं बताऊंगा, देखिए जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करेंगे, तो आप समझो कि जैसे कि एक मैनेजर है, वो दूसरे मैनेजर से बात करना चाहता है, मैनेजर जो है वो अपने जूनियर से बात करना चाहता है, जूनियर के जूनियर से बात करना चाहता है, या जूनियर जो है अपने सीनियर के सीनियर से बात करना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, फाइल शेयर करना चाहता है, ऐसा बिजनेस में होगा, है ना। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, जैसे मार्केटिंग वाला है वो फाइनेंस से बात करना चाहता है, फाइनेंस वाला जो है एचआर वालों से बात करना चाहता है। तो स्केलर चेन, व्हाट इज स्केलर चेन? इट इज द फॉर्मल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन किस प्रकार होगा, किस तरह से डेटा एक्सचेंज होगा, ये जो एक फिक्स तरीका उसको बना दिया गया है, उसको हम लोग स्केलर चेन कहेंगे। देखिए ये जो स्केलर चेन है, इसका नाम स्केलर चेन क्यों पड़ा है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। देखिए ये डेफिनेशन हम बाद में लेंगे, पहले इसको हम समझा रहे हैं, आप देखेंगे। देखिए ये जो है स्केलर चेन का डायग्राम है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम में जरूर लिखिएगा इसको। देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, सबसे ऊपर ए बैठा है, ए है, ए के नीचे बी सी डी ई एफ एंड जी, है ना, और इस तरफ एल एम एन ओ पी क्यू, है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर जी को, जो बिल्कुल नीचे बैठा है, उसको ए तक कोई बात पहुंचानी है, तो जी बोलेगा एफ को, एफ बोलेगा ई को, ई बोलेगा डी को, डी विल से टू सी एंड सी विल से टू बी एंड देन इंफॉर्मेशन विल पास टू ए, है ना। इस तरह से एक एक स्टेप गुजरते हुए उसको इंफॉर्मेशन देना है। डायरेक्टली जी ना ई को बोल सकता है, ना ही ई जो है बी को बोल सकता है। और उसी तरीके से ए अगर अपने लोअर लेवल से बात करना चाहता है, सपोज ए जो है क्यू तो को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है बिल्कुल नीचे वाले को, तो ए बोलेगा एल को, एल बोलेगा एम को, एम बोलेगा एन को, ओ को और पी को। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर चेन। ये जो है स्केल की तरह बन गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि भाई इसमें तो इन्फॉर्मेशन बड़ा लेट हो जाएगा,
सही बात है, इन्फॉर्मेशन लेट तो हो जाता है, लेकिन इसका एक इसमें आप देखेंगे एक तरीका बताया गया है कि जो है इसमें आप देखेंगे गैंग प्लैंक लिखा हुआ है। गैंग प्लैंक में एफ और पी जो दो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट कर दिया गया, राइट। इनको जो कनेक्ट किया गया है तो ये आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं एफ पी से, ई ओ से, डी एन से, यानी कि समान लेवल पे, सेम लेवल पे अगर ऑपरेशन चल रहा है तो वो आपस में बात कर सकते हैं। और ये जो डायरेक्ट लिंक जुड़ा है एक ही रैंक पे काम करने वाले लोगों के बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे गैंग प्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो लिखा हुआ फॉर्मल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर इज अ फॉर्मल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल हैव टू फॉलो द फिक्स पाथ, सबको एक फिक्स पाथ है वो फॉलो करना है, कोई सिस्टम को तोड़ेगा नहीं। और गैंग प्लैंक किसको बोलते हैं? इट इज द डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू एम्प्लॉइज वर्किंग एट द सेम लेवल। देखिए इस डायग्राम में एफ और पी जो है एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं और उनको कनेक्ट कर रहे हैं फास्टर कम्युनिकेशन के लिए, तो इसको हम लोग गैंग प्लैंक कहेंगे। अगर आपने इसको लिख लिया है तो मैं इसको आपका डेफिनेशन फिर से दिखाऊंगा। पहले वाले स्लाइड में जो डेफिनेशन दिया हुआ है इसको आप देखेंगे स्केलर चेन का। इट इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये अथॉरिटी की एक लाइन है, कम्युनिकेट करना और किसी को बताना भी अथॉरिटी ही होती है। इट इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। इट रिप्रेजेंट्स, ये बताता है हाउ कम्युनिकेशन फ्लोज, कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, हाउ डिफरेंट मैनेजर्स शेयर इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर्स, अलग अलग जो मैनेजर्स हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दिस इज फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, याद रखिएगा फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये। ओके, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशंस लिखते थे, याद है आपको? अगर छुट्टी लेना हो तो आप क्या करते थे? आप लिखते थे टू द प्रिंसिपल थ्रू द क्लास टीचर। तो टीचर किसको बोलेगा? क्लास टीचर को, कि छुट्टी चाहिए। क्लास टीचर फिर किसको इन्फॉर्म करेगा? प्रिंसिपल को। इमेजिन दैट अ स्टूडेंट गिव्स एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल। अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल को एप्लीकेशन होगा तो क्लास टीचर को पता ही नहीं चलेगा कौन सा बच्चा एब्सेंट है और कौन सा बच्चा वैलिड लीव पे गया है। इसी तरह से जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो एक मैनेजर के नीचे दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से जो है मैनेजमेंट का लेवल बना होता है। तो ए बोलेगा बी को, बी बोलेगा सी को, सी बोलेगा डी को, डी बोलेगा सी को, बी को ए को। सो देयर इज अ फिक्स पाथ, ये फिक्स पाथ होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर चेन। तो क्या स्केलर चेन कम्युनिकेशन का एक पाथ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? क्या ये फॉर्मल होता है? क्या ये पहले से डिटरमाइंड होता है? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली बना हुआ होता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्केलर चेन क्या होता है तो आप बिल्कुल लिखिएगा इट इज अ फॉर्मल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द फॉर्मल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। स्केलर चेन मींस कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? चलो ठीक है। स्केलर चेन के बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे टर्म पे। आते हैं हम लोग दूसरे प्रिंसिपल की ओर। स्केलर चेन के बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फोल में पॉइंट नंबर 10, ऑर्डर। ORDER, ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसकी एक जगह फिक्स कर दो, है ना। इसको मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगा। जरा आप डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पे दो तरह का ऑर्डर होता है। सबसे पहले बाएं साइड में हम लोग देखेंगे, लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो सोशल ऑर्डर। ऑर्डर इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक होता है सोशल ऑर्डर और दूसरा होता है मटेरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या कहता है? सर आप देखिए पॉइंट नंबर 1 में सोशल ऑर्डर में क्या कहता है? ऑल एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स शुड हैव अ फिक्स प्लेस टू वर्क। क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बैठने की जगह फिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल होनी चाहिए ना। यहाँ पे भी आप देखिए 4 एम्प्लॉय हैं, चारों के बैठने की जगह फिक्स है। दैट मीन्स एवरी पर्सन शुड हैव अ फिक्स प्लेस। हर बंदे के लिए एक जगह फिक्स होनी चाहिए और हर बंदा अपने जगह पे होना चाहिए। तो ये जो एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ अरेंजमेंट है इसको हम लोग सोशल ऑर्डर बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है ऑल ऑफ देम शुड बी प्रेजेंट एट देयर प्लेस। हर बंदा अपनी जगह पे जहाँ पे तय की गई है वहीं पे उपलब्ध हो। एंड द प्लेस शुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क इसका मतलब क्या हो गया? आप ध्यान से देखिएगा कि आप अगर अपने स्कूल में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि हर जो लोग हैं सबकी जगह फिक्स होती है। जो ऑनरेबल प्रिंसिपल है उनका चैम्बर बना होता है, वो प्रिंसिपल के लिए एक जगह बना हुआ है, फिक्स है, उनको वहीं पे बैठना। और प्रिंसिपल को जगह देना ही एक पार्ट नहीं होता है बल्कि उनको उसी जगह पे रहना चाहिए।
तो उसी तरीके से जब आप फैक्ट्री में जाएंगे तो प्रोडक्शन मैनेजर की बैठने की जगह हो, वर्कर्स के बैठने की जगह हो, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स के बैठने की जगह हो। तो ऑर्डर में पहला ऑर्डर सोशल ऑर्डर, इट इज रिलेटेड टू द पीपल, इट इज रिलेटेड टू द पीपल, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, आदमी की शक्ल में जितने लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ सोशल ऑर्डर कहलाएगा। हर आदमी के लिए एक जगह फिक्स हो और वो वहीं पे बैठे। सोचो अगर प्रिंसिपल के लिए जगह बना दे और वो जाकर के कहीं और बैठ जाए तो फिर फायदा क्या होगा? बाहर से कोई बंदा आएगा प्रिंसिपल से मिलने के लिए तो वो कैसे पहचानेगा कौन प्रिंसिपल है? उसी तरह से जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो आप देखते हैं ब्रांच मैनेजर का चेंबर बना होता है। यहाँ पे ब्रांच मैनेजर बैठेंगे, यहाँ पे कैशियर बैठेंगे, है ना। ये लोन सेक्शन है भाई, लोन वाले मैनेजर साहब यहाँ बैठेंगे, ड्राफ्ट्स वाले यहाँ बैठेंगे, है ना। तो हर आदमी की जगह फिक्स होती है और हर आदमी जो है अपने जगह पे ही अवेलेबल होता है। इसी को हम लोग बोलेंगे सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर किससे जुड़ा है? लोगों से जुड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से जुड़ा है, राइट। सोशल ऑर्डर तो एक बात है, लेकिन हर आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होगी। फर्नीचर चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, स्टेशनरी चाहिए होगी, फैन, एसी, ये सब चीज चाहिए सर्विस देने के लिए, राइट। तो ये जो चीजों की जगह है हर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम लोग जाते हैं किसी बैंक के अंदर, तो बैंक का एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ क्योंकि आप सारे लोग बैंक जाते हैं तो उसको समझ पाएंगे आप कि बैंक जो है, बैंक में अगर किसी बंदे को ना अकाउंट खुलवाना है तो उसको पता है कि अकाउंट का फॉर्म कहाँ पे मिलता है। फॉर्म एक जगह पे रखा होता है, कैश जमा करना होता है तो कैश डिपॉजिट वाउचर एक जगह पे रखा होता है। तो हर चीज की जगह फिक्स कर दी गई, वाउचर यहाँ पे होगा, बैठने की जगह यहाँ पे होगी, पानी पीने के लिए वो सेक्शन है, ड्रिंकिंग वाटर उधर अवेलेबल है, टॉयलेट उधर अवेलेबल है, मे आई हेल्प यू काउंटर यहाँ पर है। तो हर रिसोर्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, हर अपनी जगह पे उसका तय कर दिया गया है और वो चीज वहीं पे अवेलेबल होती है। तो जो चीजों से जुड़ा हुआ ऑर्डर है वो क्या है? उसको हमें क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल ऑर्डर। तो एक हो गया सोशल ऑर्डर और एक हो गया मटेरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर एम्प्लॉइज के ऑर्डर से जुड़ा है और मटेरियल ऑर्डर फिजिकल नॉन लिविंग थिंग रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ला रहा हूँ, इसको आप देखेंगे और जल्दी से इसको आप लिख भी सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे इस ऑफिस की एक तस्वीर दिख रही है जहाँ पे फोन है, फैक्स मशीन है, प्रिंटर है, फर्नीचर है, सब अपनी अपनी जगह पे लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऑफिस में जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी जगह फिक्स होनी चाहिए और ये रिसोर्सेज की जो जगह होती है उसको हम लोग मटेरियल ऑर्डर बोलेंगे। क्या है मटेरियल ऑर्डर? देख लीजिए, नंबर 1, ऑल मशीन्स, मटेरियल्स, फर्नीचर एटसेट्रा शुड बी अरेंज। सारे फर्नीचर मशीन्स को आप अरेंज करिए। द अरेंजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन नीड, जरूरत के हिसाब से अरेंजमेंट होना चाहिए। जहाँ पे प्रिंटर चाहिए वहीं पे प्रिंटर हो, राइट। जहाँ पे फर्नीचर चाहिए वहीं पे फर्नीचर हो। एंड दिस प्लेसमेंट शुड मेक द वर्क इजी। और इस प्लेसमेंट और अरेंजमेंट का पर्पस होना चाहिए कि काम आसान हो जाए। तो आप डेफिनेशन इसको लिख लेंगे। आप यहाँ पे मैंने सामने लिखा हुआ है क्या है ऑर्डर का मतलब, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इट मीन्स एवरीथिंग शुड हैव अ फिक्स प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स फिक्स प्लेस। हर चीज की एक जगह तय हो और हर चीज अपने तय जगह पर ही होनी चाहिए, है ना। इसको आप लिख लें। ऑर्डर लिख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट फ्यूल का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इक्विटी। EQUITY, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनमें इक्विटी हो। ध्यान से देखिए क्या कहता है, मैनेजर्स मस्ट बी काइंड। मैनेजर्स को दयालु होना चाहिए। मैनेजर्स मस्ट बी काइंड टुवर्ड्स वर्कर्स। वर्कर्स डिजर्व रेस्पेक्ट। सारे वर्कर्स को सम्मान जो है वो सम्मान के हकदार होते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। इवन इफ अ वर्कर डिफॉल्ट्स, अगर कोई वर्कर गलती भी करता है, ही शुड नॉट बी ह्यूमिलिएटेड, उसको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। अ सबॉर्डिनेट मस्ट बी एम्पावर्ड नॉट डाउनग्रेडेड। सबॉर्डिनेट जो है उसको हम लोग अपमानित ना करें बल्कि उसको भी सम्मान दें, राइट। चलिए तो ये था आपका इक्विटी, है ना। ऐसा नहीं कि आपके नीचे कोई वर्कर काम कर रहा है, वो गलती करे, आपने उसको गाली देना शुरू कर दिया, आपने उसको पीटना शुरू कर दिया, तो वो जूनियर है लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं है। याद रखिए गलती सबसे होती है। तो पहले क्या होता था ऑर्गेनाइजेशन में कि फिजिकल पनिशमेंट भी दिया जाता था, है ना। अगर आप 1980s की मूवी उठा करके देखेंगे, 80s 70s की, तो उसमें आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम की जो मूवीज होती, उसमें क्या है कि फैक्ट्री में वर्कर जो है उसको बंधुआ मजदूर बना करके काम किया जाता था। नहीं काम कर रहा है तो उसको मारा जा रहा है, पानी नहीं देता उसको पीने के लिए, है ना। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके बेटे को उठा करके ले आया, पूरा का पूरा खानदान जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है।
क्या आज के डेट में ये पॉसिबल है? याद रखिए, आज के डेट में फैक्ट्री एक्ट है, वर्कर्स एक्ट है, सबके अधिकार तय हैं, आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। और वैसे भी लार्ज अगर लॉन्ग टर्म में बिजनेस आपको करना है तो आपको वर्कर को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। ऐसा मत समझे कि आप मैनेजर हैं तो आप बहुत बड़ी चीज हो गए और जो वर्कर है वो आदमी ही नहीं है। तो इक्विटी का मतलब सबको समान नजर से देखिए, वर्कर्स का रेस्पेक्ट कीजिए। इज इट ओके? चलिए हम लोग आते हैं इक्विटी के बाद नेक्स्ट थ्योरी में। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे पास है वो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जरा ध्यान देंगे, पर्सनल का जो स्पेलिंग है डबल एन ई एल है, PERSONNEL। पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय होता है, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको पर्सनल बोलते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं। स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता, यानी कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें स्थिरता हो। कैसे स्थिरता हो सकती है? देखिए इसको पढ़िए, क्या लिखा है। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज, इट मीन्स वंस अ वर्कर हैज बीन गिवन अ पोस्ट। इसका अर्थ है कि एक किसी वर्कर को जब कोई काम या कोई पद पकड़ा दिया गया है, ही शुड नॉट बी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड और रिमूव्ड। उसका बार बार ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, उसको नौकरी से हटाना भी नहीं चाहिए। अ वर्कर मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम टू लर्न हिज वर्क। एक वर्कर को जो है प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए काम सीखने के लिए। देन ओनली द रियल परफॉर्मेंस विल कम। क्विक ट्रांसफर एंड रिमूवल विल एडवर्सली अफेक्ट द मोटिवेशन लेवल। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। एम्प्लॉय टर्नओवर को आप अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊंगा एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है। देखिए जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, है ना, तो उसको एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं। दैट मीन्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज separating from the organization due to resignation, termination, whatsoever be the reason, it's called employee turnover। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है, इसका मतलब एम्प्लॉय वहां पे टिकते नहीं है। और अगर नहीं टिक रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में गड़बड़ है। तो क्या आप ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे जहां पे लोग एम्प्लॉय टर्नओवर हाई हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा लगेगा आज वो गया है कल हमारी बारी हो सकती है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वर्कर अगर किसी पोस्ट पे आ गया, उसको आपने कोई काम पकड़ा दिया है, तो उसको आप काम करने दीजिए, है ना उसको हटाइए ना दूसरी जगह पे भेजिए ट्रांसफर कीजिए, मगर एक टाइम के बाद। देखिए अगर किसी को आप तुरंत ट्रांसफर करेंगे, भी आया तो फिर दूसरा काम पकड़ा देते, फिर तीसरा काम पकड़ा देते, तो वो कभी अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएगा। तो लेट द वर्कर लर्न हिज वर्क। उस वर्कर को अपना काम सीखने दीजिए, है ना। जब वो सीख जाएगा, उस काम से जुड़े हुए सारे टेक्नोलॉजीज को सीखेगा, तभी तो उसका रियल परफॉर्मेंस आएगा। बात समझ रहे हैं? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को जल्दी जल्दी ट्रांसफर ना करे, उसकी जगह और उसके प्लेसमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं बदले। इसी को हम तभी स्थिरता आएगी, इसी को कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अंडरस्टूड? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज की। यहाँ पे किस चीज की इनिशिएटिव की बात हो रही है? इट मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाएं। वर्कर शुड बी मोटिवेटेड टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। वर्कर को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए, रादर देन वेटिंग फॉर ऑर्डर्स, है ना। ऐसा नहीं कि वर्कर केवल हाँ में हाँ मिलाए और वेट करता रहे ऑर्डर का। वर्कर शुड बी डिसीजन मेकर्स, नॉट ओनली अ फॉलोअर। वर्कर जो है वो डिसीजन लेने वाला हो, केवल पालन करने वाला ना हो। और ये तो तभी होगा जब मैनेजमेंट उसको अधिकार देगा। इसका मतलब मैनेजमेंट को चाहिए कि वो वर्कर को डिसीजन लेने का अधिकार दे, है ना। इनिशिएटिव इसी को कहते हैं। इसका मतलब वर्कर को भी स्मार्ट होना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये था इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में बस इतना ही। नेक्स्ट जो है लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल में, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स एक फ्रेंच टर्म है, जैसा मैंने बताया था आपको, हेनरी फॉल फ्रांस से रिलेटेड है। तो ये एस्पिरिट डी कॉर्प्स टर्म आ रहा है हमारे पास। इट मीन्स टीम स्पिरिट, द सेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। साथ में मिलके काम करने की जो भावना होती है, जो फीलिंग होती है, उसी को हम लोग कहते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। आई इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, वी इज, हम लोग इम्पॉर्टेंट है। ऑल मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट टू अचीव ग्रुप गोल्स। सारे वर्कर्स और मैनेजर्स को जो है ग्रुप गोल को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इफ एवरी वर्कर विल थिंक अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट, अगर हर वर्कर अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचेगा, देन ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर अचीव इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लक्ष्य जो है कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब साथ में काम करने के लिए तैयार रहे, हर वर्कर जो है और हर मैनेजर जो है एक दूसरे को समझे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल में पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स को मैंने एक इमेज से दिखाया है। इसमें जो है सारे लोग इकट्ठा हैं और जो है अब देख रहे हैं क्रिकेट मैच में भी ऐसा सीन देखने के लिए मिलता है, कुछ होता है सारे खिलाड़ी एक साथ मिल जाते हैं और कहता है वी नॉट आई, वी कहना है, आई नहीं कहना है। ये चीज देखने के बाद ही जो अपोजिशन पार्टी होती है, विरोधी होता है, वो डर जाता है कि भाई ये सब मिल करके काम कर रहा है, अब तो हमारी खैर नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर, वर्कर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर सबको मिल के काम करना है और साथ में ही मिल के काम करना है। ये सोचना है कि अगर हम जीत गए, ऑर्गेनाइजेशन जीत गया तो हम जीत गए, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को कहते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अंडरस्टूड? एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये था आपका एस्पिरिट डी कॉर्प्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एस्पिरिट डी कॉर्प्स था। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्डर, इक्विटी, डिसिप्लिन, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो आप वापस रिवर्स करके वीडियो को देखिए, नोट डाउन कीजिए, एंड स्टिल इफ द कंफ्यूजन कंटिन्यूज, हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखना है और मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने हेनरी फॉल के प्रिंसिपल को कंप्लीट किया है। एक और वीडियो मैं डालूंगा, इसमें ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड कुछ और टर्म्स में बताऊंगा। जैसे डेलीगेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम में पूछता है। डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक टर्म अकाउंटेबिलिटी होती है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे आल्सो गेट द बेनिफिट, उनको भी ये बेनिफिट मिले। और बाकी अब तक जो सपोर्ट आप लोगों ने किया है, जितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।